स्टूडेंट्स हमारे साथ यशवी हैं और यशवी का इस बार स्कोर आ रहा है 680 फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो यशवी ने हमारा अचीव अभी टारगेट बैच बोलते हैं जिसे वो ज्वाइन किया हुआ था। तो यशवी से कुछ बातें करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। मतलब मुझे लगता है कि कुछ चीजें जो आपको यहाँ पे सुनाई देंगी आप सब लोग उससे रिलेट कर पाएंगे और उनका स्पेसिफिक सोल्यूशन भी मिलेगा, क्योंकि यशवी ने वो नदी पार कर ली है, दूसरी साइड पहुंच गई है। इनको मुक्ति मिल गई है तैयारी से, हालांकि इन्हें पता नहीं है इनके साथ मेडिकल कॉलेज में कितनी पढ़ाई और बाकी है। बट स्टार्ट करते हैं। यशवी ये बताइए कि आपका 680 आ रहा है। ज्यादातर बच्चे कहेंगे आपके तो चेहरे पे लिखा हुआ है, आप पढ़ाकू लग रही है, आपका 680 ही आना था, तो क्या बड़ी बात है। तो अब मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है कि हाँ आप 680 लाने वाली थी, जन जन्मांतर से लिखा होता, क्या आपको डेली या होता था कि होगा, पता नहीं क्या होगा? रोज रोज ऐसी प्रॉब्लम होती थी। मतलब मेरे को खुद ही नहीं पता था कि मतलब ये थोड़ी होता है कि नीट एग्जाम में तो पता ही नहीं हम क्या करने वाले हैं। तो मेरे को तो रोज डर लगता था कि पता नहीं क्या होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन देखा और नहीं समझ आ रहा, पता नहीं क्या होगा। नीट में ये आ गया तो मैं क्या करूंगी। तो ये तो रोज ही होता था कि समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, कि पता नहीं होगा नहीं होगा। 2 साल से लगे हुए इसी चीज पे बहुत, और क्योंकि डिले हो गया था तो। और यही ऑप्शन है, मतलब अगर एमबीबीएस करना है तो इंडिया में सिर्फ नीट ही एक एग्जाम है। तो सिर्फ एक एग्जाम के पीछे, और उस टाइम तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। तो वो तो रोज होता था। तो ये बताइए कि आपके पेरेंट्स प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, मम्मी पापा ने साफ बोल दिया था अगर तुम्हें एमबीबीएस करना है गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लाओ, प्राइवेट हम नहीं कराएंगे। उनका था कुछ और कर लेना, इंजीनियरिंग कर लेना, बायोटेक्नोलॉजी में चले जाना, प्राइवेट से हम मेडिकल नहीं कराएंगे। तुम अपना देखो, तुम्हें करना है तो गवर्नमेंट सीट लाओ। दैट इज वेरी गुड। तो ये बताइए, अब आपका रोलर कोस्टर चल रहा है, कभी लगता है होगा, कभी लगता है नहीं होगा, 2 साल की तैयारी है वेस्ट हो जाएगी, बेइज्जती होगी, ड्रॉप करके वापस तैयारी करनी पड़ेगी, कौन वापस पढ़ेगा। तो हाउ वुड यू मोटिवेट योरसेल्फ? जब डाउन होते थे, खुद के ऊपर शक होता था, तो क्या करते थे? यू विल टॉक टू योर पेरेंट्स? हम्म। टॉक टू योर पेरेंट्स। पेरेंट्स हमें देख रहे हैं पूरे टाइम। अगर हम परेशान हैं और अगर हम उनसे नहीं भी बता नहीं रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि हम परेशान हैं। और हमारे एम्बिशंस होते हैं कि मतलब नीट एग्जाम है तो हमारे एम्बिशंस लगे हुए हैं। लेकिन पेरेंट्स के एम्बिशंस भी है और उनका हार्ड एंड फास्ट मनी भी है, जो वो रोज जॉब पे जाके अर्न कर रहे हैं जो भी है। तो उनके लिए एम्बिशन भी है और मनी भी है। तो हम जितना चाहते हैं वो भी उतना ही चाहते हैं कि हमारा वो एग्जाम क्लियर हो जाए या हम अच्छे से करें। तो उन्हें भी समझ आता है। मतलब पेरेंट्स सबसे बड़े फ्रेंड्स बन सकते हैं इस पॉइंट पे। मेरे पापा ने बहुत, मतलब रोज 4 बजे मुझे उठा देते थे कि पढ़, अब पढ़ लो। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर नहीं पढ़ा, क्योंकि बिना पढ़े तो होएगा नहीं, ये तो बहुत ही क्लियर है, ऐसे तो कहीं से सीख के तो आए नहीं। तो उन्हें ये बहुत क्लियर था कि पढ़ना है। और जब उनसे डिस्कस किया, 2-3 टेस्ट में मार्क्स कम आए, साथ में बैठ के एनालाइज किया कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। क्योंकि जब तक हमें नहीं, मतलब 3-4 टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, या तो है कि हम इग्नोर कर दें कि चलो अच्छे अगले टेस्ट में देखेंगे, या फिर उससे एक बार बैठ के समझ लिया कि 3-4 टेस्ट में क्या क्या गलतियां हो रही हैं, वो हम अब फिर से नहीं करेंगे। तो उनके साथ भी बैठ के एनालाइज कर लो। हो सकता है घर का माहौल ही ठीक नहीं है, बहुत ही शोर हो रहा है, या फिर हो सकता है मम्मी पापा रियलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। तो उनसे बात करो। तो ये इंटरेस्टिंग है, मतलब इसके अंदर क्या है, इन सम वेज आपके और आपके पेरेंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है, इट इज ऐसा लगता है फ्रैंक है, मेच्योर है। आप डिस्कस कर सकती हैं विदाउट बीइंग स्कैर्ड कि पता नहीं वो क्या सोचेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है देयर इज एन इम्पोर्टेंट मैसेज है। आपके पेरेंट्स आपके कभी भी दुश्मन नहीं होंगे, ये चीज तो क्लियर है। द ओनली थिंग दैट कैन हैपन इज, आप अपने मन में डरते हैं क्या कि मैं उनको रियलिटी बताऊंगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे, या फिर आप उस जगह पे हैं जहाँ पे आपने अपनी रियलिटी, वो कभी भी गुस्सा तो करेंगे नहीं, वो एक कहावत है ना, अपने बच्चे सबको प्यारे, रावण हो या राम, हम्म। है ना। तो वही होता है, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी सपोर्टिव ऑफ यू, इट जस्ट दैट आप उन्हें, डू यू वांट टू ट्रीट देम एज मेच्योर कंपैट्रियट्स, या फिर आप ये सोचते हैं कि मैंने कुछ ही बोलूंगा और ये रोना धोना चालू कर देंगे, डांटेंगे। तो दैट इज गुड, क्योंकि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्चुअली ये बोलते हैं, यशवी की काफी सारे स्टूडेंट्स, आप तो दिल्ली में साधन है तैयारी करने के,
पर काफी सारे स्टूडेंट दूर दराज के इलाकों से, कोई कोटा आता है, दिल्ली आता है, बनारस वगैरह जाते हैं, और मैं उनसे ये बोलता हूँ कि ये जो एज है 16-17 की, दिस इज वेरी इंप्रेशनेबल, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, गुस्सा भी बहुत आता है और हैप्पी भी बहुत जल्दी हो जाता है इस टाइम पे। इफ यू आर अलोन इन अ हॉस्टल कंपेयर टू इफ यू आर एट होम, और कोई आपकी बात सुन सकता है, कोई वो ये नहीं सोचेगा कि अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है, आपको परेशानी है तो मैं क्या करूँ। पेरेंट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी, अच्छा परेशान हो, पास में बैठ जाओ, कुछ खा लो, पानी पी लो, बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो दैट इज वेरी गुड। तो मुझे तो एक्चुअली ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा फायदा ये लगता है कि बच्चों को अपने घर से इस इम्प्रेशनेबल एज में निकल के कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने किससे भी सुने होंगे, लोग वहां पे जाते हैं, दे एंड अप स्मोकिंग सिगरेट्स, दे नेवर टेल व्हाट इज हैपनिंग एट होम, फिर दुखी हो जाएंगे कि पेरेंट्स का इतना पैसा बर्बाद कर दिया, कुछ हुआ नहीं। सो दैट इज गुड। तो मुझे आप एक चीज और बताइए कि आपको सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट के अंदर, हर जने का अलग अलग फियर होता है, राइट? सम पीपल, जनरली पीपल आर कंफर्टेबल विद बायोलॉजी, जनरली पीपल हैव फियर ऑफ फिजिक्स, उनके लिए बायोलॉजी मोतीचूर का लड्डू होता है और फिजिक्स करेला होता है, राइट? तो आपके लिए करेला और मोतीचूर का लड्डू क्या था? मेरे लिए करेला वाज तो बायोलॉजी, मतलब काफी और लगेगा टू हियर अ नीट तो स्टूडेंट ऐसा से क्यों है, कि स्टोरी क्या है इसकी? तो मतलब नीट तो ऑफ कोर्स था, बट उससे पहले इफ यू पिक अप स्मॉल स्मॉल टारगेट्स, और मेरे लिए टारगेट्स पर मेंस के एग्जाम्स, जो जेई मेंस हो रहा था, अच्छा, आपने क्योंकि जेई में उन्होंने तो हम्म तो उन्होंने तो 4 बार वो एग्जाम करना था, एंड ऑल 4 ऑफ देम वर गोइंग टू हैपन बिफोर नीट, और लेवल कहीं ना कहीं फिजिक्स केम इज वेरी सिमिलर। तो मैंने मेंस को टारगेट करना शुरू किया था इन स्टार्टिंग। तो इन जैन द फर्स्ट मेंस वाज इन फरवरी, तो जनवरी आई वाज पूरा फिजिक्स केम, उसके बाद द सेकंड मेंस वाज इन मार्च, तो आई वाज अगेन फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके बाद देयर वाज अ होल्ड, एंड फिर जब मैंने टेस्ट दिए नीट वाले, तो आई एनालाइज कि भैया करना तो नीट ही है, लेकिन नीट में तो इतना बड़ा बायोलॉजी भी आना है, वो तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे। तो दैट इज व्हेन आई रियलाइज आफ्टर द सेकंड मेंस कि फिजिक्स केम तो हम कर लेंगे, उसमें मेंस में भी अच्छा परसेंटाइल है तो नीट में कर लेंगे, लेकिन बायोलॉजी का क्या करें। तो उस टाइम आई वाज लाइक कि बायोलॉजी इज मेरी दिक्कत, उस टाइम वो एनालाइज करा, ताकि उसके बाद ये ना हो कि उस टाइम एनालाइज कर लेते तो बेटर कर लेते। तो फिर बायोलॉजी पे ध्यान देना शुरू किया, तो इसीलिए मेरा करेला वाज तो बायोलॉजी ओनली, एंड मोतीचूर वाज फिजिक्स केम, अच्छा, क्योंकि सरप्राइजिंगली। आपको जेई मेंस में हायर लेवल की प्रैक्टिस हुई, समझ गया। तो ये हाँ। बताइए, हमारा जो अचीवर बैच है, जो इस अभी उसे टारगेट बैच बोलते हैं, उसमें बहुत सारे फीचर हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, टेस्ट जनरेट कर सकते हैं, डीपीपी बना सकते हैं। तो आपने किस चीज को स्पेसिफिकली बायोलॉजी की प्रॉब्लम कुछ सॉल्व हुई इस अचीवर बैच से? हाँ, तो बेसिकली बायोलॉजी में मेन फोकस बहुत ही मतलब 3-4 सालों से तो प्राइमरीली इज एनसीईआरटी ओनली। सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अब तो सब लोग आर लाइक एनसीईआरटी की वर्ड वर्ड लाइन लाइन बिल्कुल पढ़नी है। तो विद नीट प्रेप इफ यू लाइक, अगर मैंने उस दिन 5 पेज पढ़े अपनी टेक्स्ट बुक के, तो टू रिटेन देम बेटर उसी टाइम नीट प्रेप खोलो, उधर से डीपीपी डाउन, जो डीपीपी है वो जनरेट करो, और उसी टॉपिक के वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि डीपीपी में पास्ट ईयर उस टॉपिक, अगर मैंने एक टॉपिक सिलेक्ट किया तो उसके पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी साथ में आते हैं, एनसीईआरटी के भी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो डीपीपी आपको ये बता देता है कि मैंने ये 5 पेज तो पढ़ लिए, पर अब उसमें से मुझे कितना एनालाइज, मतलब मुझे कितना याद हुआ है, तो वो एक डीपीपी से पता चल जाता है। फिर कुछ नया मिल रहा है तो उसी टाइम बुक में लिख लिया, स्क्रिबल कर लिया कि ये भी एक नया पॉइंट है। तो इस हिसाब से 5-5 पेज करके टॉपिक टॉपिक करके डीपीपी करो। फिर मिनी क्वेश्चंस अगर एंड में, बिल्कुल जैसे नीट से मैंने तो 2-3 हफ्ते पहले ही सारे टॉपिक्स, मतलब जितने हो सके थे बायोलॉजी के मिनी क्वेश्चंस करे थे। जो मिनी क्वेश्चन बैंक है उसमें एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है, ताकि पूरा एनसीईआरटी एक बार फिर से थरो हो जाए, रिवाइज हो जाए। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कितने सारे डीपीपी जनरेट हो रहे थे, ये देखिए। डीपीपी डीपीपी है, और इसमें काफी अच्छा स्कोर है जनरली, मतलब ज्यादातर एक या दो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, पर अब नॉन स्टॉप दिखाई दे रहा है कि आप डीपीपी काफी सारे किए जा रही थी, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि किसी टाइम पे तो कि कोई डीपीपी छूटेगा नहीं, ये देखिए।
दैट इज फिनोमिनल। और ये आप कह रही हैं ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ये सारे बायो के हैं, क्योंकि आपको फिजिक्स एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम से 3-4 महीने पहले तो हमारे प्लेटफॉर्म पे हर मिनट 50 डीपीपी जनरेट होते थे, सो मच डीपीपी प्रैक्टिस, क्योंकि दैट इज द वे एट द एंड ऑफ द डे व्हाट स्टार्ट्स हैपनिंग इज एज यू आर रीचिंग क्लोजर टू द एग्जाम, सिलेबस आपका 96 चैप्टर नहीं रहता, सिलेबस आपका है ना फनल बनता जाता है, छोटा होता जाता है, सिर्फ वो वीक एरियाज ही आपको बार बार किए जाने, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एरिया उसमें तो नंबर आ रहे हैं, तो वहां पे मेहनत करके कुछ फायदा नहीं है। तो बहुत अच्छा। तो अब कौन सा कॉलेज 680 आपका दिल्ली डोमिसाइल है, तो क्या लग रहा है कौन सा कॉलेज मौलाना आजाद पीसफुली मिल जाना चाहिए? Peacefully, hopefully, I am very much rooting for MAMC because ये तो मतलब पहले OMR आ गई थी, तो ये और पेपर देके भी ये तो पता था कि एम्स तो नहीं मिल रहा है, तो उसके बाद वाला ऑप्शन है MAMC विद दिल्ली डोमिसाइल। तो आई एम रियली रूटिंग कि एवरीथिंग वर्क्स आउट एंड आई गेट इनटू MAMC। तो आप होप ये करिए जैसे रैंक के अंदर सरप्राइज मिला वैसा वहां पे कुछ सरप्राइज ना हो। हाँ हाँ, क्योंकि रैंक भी ये था कि इससे तो थोड़ा बेटर आता, मतलब ये थोड़ा एक्सपेक्टेशन था, तो अब उधर और कुछ नहीं चाहिए, एक बार हो गया। चलिए यशवी, आपका जो स्कोर है उस पे होपफुली आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। एम्स दिल्ली भरा, मौलाना आजाद भरा, सफदरजंग भरा, शायद आरएमएल भी भर दिया और उसके बाद खाली छोड़ दिया, मिल जाएगा। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक टू यू, और होपफुली अभी आप रेस्ट कर लीजिए। अभी 2-2.5 महीने बाद फिजियोलॉजी और एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री आपका इंतजार बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में। कर अभी मैं कुछ स्टूडेंट से बात कर रहा था इससे पहले, कोई स्टूडेंट बीएचयू गया है, एक एम्स जम्मू में, एम्स जम्मू के स्टूडेंट्स तो अभी ऋषिकेश में पढ़ रहे हैं, बिल्डिंग पूरी रेडी नहीं हुई है। तो बीएचयू वाला बोल रहा था कि सर मतलब, और एम्स जम्मू वाली भी लड़की बोल रही थी हम लोग इंजीनियर है ना, तो हम लोग ये फैदम नहीं कर सकते, हम ये अप्रिशिएट नहीं कर सकते। आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो या तो आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, या फिर हमारे जैसे लोग एग्जाम से 2 दिन पहले स्टार्ट करते थे और हो जाता था। मतलब आपको यदि ए नहीं चाहिए और फेल नहीं होना, तो बीच में जो जगह है वो 2 दिन की पढ़ाई से हो जाती है। पर मैंने आर्यन से भी बात की, वो भी अभी उसके प्रॉफ चल रहे हैं, तो हालत खराब है उसकी, मतलब चेहरा उतरा हुआ है, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई है। तो चलिए, मेडिसिन में तो मेरे को लगता है हॉस्पिटल जाके ही सारी मोटिवेशन मिल जाती है कि नहीं वाई उसके अलावा होता भी है आई ये। थिंक इट मेक सेंस, क्योंकि इंजीनियरिंग में तो गलती हो गई चलो ठीक है, पर यहाँ पे तो गलती की तो वो बहुत हाँ, वेरी। absolute पहुंचना है, पढ़ते रहो। चलिए यशवी, मजा आया आपसे बहुत बात करके। एंड स्टूडेंट्स, आपका कुछ क्वेश्चन है यशवी से, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। आई विल रिक्वेस्ट हर टू आंसर दोस क्वेश्चंस। अदरवाइज विश हर बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, कांग्रेट्स यशवी, एंड may God give you all the strength for all the studies that are waiting for you in medical college. थैंक यू सो मच।